हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 सवाल कर लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे सवाल नंबर 11 से बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि किसी भी सवाल को करने से पहले आप उस सवाल को एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, देन उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तब आप सॉल्यूशन देखें। चलिए सवाल नंबर 11 को पढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 11? 7 व्यक्ति A, B, C, D, E, F तथा G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ बात हो रही है कितने व्यक्तियों की? 7 व्यक्तियों की। सबसे पहले हाईलाइट वाला पॉइंट यही हो गया कि यहाँ पर कितने व्यक्तियों की बात है? 7 व्यक्तियों की बात है। अब आगे क्या कह रहा है? ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बिल्कुल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये 7 लोग पंक्ति में बैठे हैं वो इसी क्रम में हो। बिल्कुल आगे देखो क्या कह रहा है कि CE के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल यहाँ से हमारे सवाल की शुरुआत हो गई है कि C के बारे में बताया गया है कि C जो है वो E के कैसा बैठता है? बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको बैठाने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि C जो है वो E के बाईं ओर, तो पहले आपने बैठा लिया कि मान लो यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है E। अब आपसे क्या कहा गया है कि C जो है वो E के बाईं ओर बैठता है और बाईं ओर कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। आपको पता है दोस्तों अगर E जो है वो उत्तर की ओर फेस कर रहा है, उत्तर की ओर फेस करेगा तो इसका मतलब ये है कि बायां हाथ इधर पड़ेगा और बाएं कितना? तीसरे स्थान पर। तो आप देखो कि बाएं तीसरे स्थान पर जाने के लिए पहले आप एक चले, फिर आप दूसरा चले और फिर आप तीसरा चले, तो बाएं तीसरे स्थान पर आपको कौन मिलेगा? C मिलेगा, जैसा कि इन्होंने बताया था। आगे देखो आगे क्या कह रहा है? E A का पड़ोसी है। बिल्कुल E जो है वो किसका पड़ोसी है? A का पड़ोसी है। अब आपने कहा सर E यहाँ पर है। अब A ज़रूरी नहीं, यहाँ भी हो सकता है और हो सकता है इसके बगल में एक लाइन हो तो A वहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति हमारे पास टोटल कितने हैं? 7। यानी कि अभी इस लाइन को हम कुछ भी कर नहीं सकते। आगे देखो, अभी इस लाइन को हम हिंट के तौर पर बस समझ ले रहे हैं, अभी आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे भरेंगे। इस लाइन को अभी रोक दो। आगे क्या कह रहा है? A तथा B के मध्य में केवल 2 व्यक्ति हैं। बिल्कुल A और B के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अच्छा दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 7। अभी फ़िलहाल अपनी 4 लाइनें खिंच चुकी हैं, यानी ज़रूरत कितनी लाइनों की है? अभी ज़रूरत आपको है 3 लाइनों की। अब यहाँ देखो कि अगर 3 लाइनों की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से तो लाइन बनेगी। अब वो लाइन कैसे बन सकती हैं? वो लाइन हमें यहाँ से बनानी है। कैसे? इन्होंने कहा A तथा B के मध्य में केवल कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि E A का पड़ोसी है। तो अगर E A का पड़ोसी है, यानी कि जब हम अगर A को यहाँ मान लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि A तथा B के मध्य में कितने? केवल 2 व्यक्ति हैं। तो हमने कहा A यहाँ है तो एक E हो जाएगा और दूसरा कोई और हो जाएगा, फिर अगला इसके बाद क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि A और B के बीच में कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से अभी कितनी लाइनें हो गई? 6 लाइनें हो गई, यानी अभी एक की और कमी है, अभी वो भी आगे पूरी हो जाएगी। आगे देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि C तथा F के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। बिल्कुल C और F के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति। आपने कहा सर C यहाँ पर है, उसके बाद 1 2 3, अगर इन 3 व्यक्ति को छोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर F आ जाएगा। और वही तो उसने कहा था कि C और F के मध्य कितने? 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बिल्कुल देखो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे देखो दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि F तथा G के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। F तथा G के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपको पता है दोस्तों कि F यहाँ पर है। अगर F यहाँ पर है तो क्या हम G को यहाँ बैठा सकते हैं? बिल्कुल बैठा सकते हो, क्योंकि इनके बीच में कितने स्थान हैं? 2 स्थान हैं। और उसने कहा भी था कि F तथा G के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बैठने की व्यवस्था संभवन नहीं हो सकती है? कौन सी बैठने की व्यवस्था जो है वो संभवन नहीं हो सकती है बाएं से दाएं की ओर से, है ना? निम्नलिखित में से कौन सी बैठने की व्यवस्था संभवन नहीं हो सकती है? कहाँ से? बाएं से दाएं की ओर से। तो देखो दोस्तों जल्दी, सबसे पहले क्या इसमें करना है? कौन सी व्यवस्था संभवन नहीं हो सकती है? तो एक चीज़ समझना, सबसे पहले आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस करी कि यहाँ शुरुआत जो हो रही है वो किससे हो रही है? C
डी सी जी ए ई एफ बी, इस तरीके से ये बैठे हुए हैं। अभी आपका डी का जो स्थान है वो फिक्स नहीं है, तो आप कह सकते हो कि डी या तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो फिर डी कहाँ पर होगा, तो फिर डी स्टार्टिंग में होगा। हमें बतानी है कि कौन सी व्यवस्था जो है वो संभव नहीं है, यानी कि कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो संभव नहीं है। तो इसमें अगर आप पहले वाले में देखोगे, पहले वाले में ज़रा अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, डी बी सी जी ए ई एफ। देखो अगर हम डी को आगे मानते हैं, डी सी जी ए ई एफ बी और डी, एक तो ये हो गया, ठीक है। ये इसमें है क्या पॉसिबिलिटी, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे देखो ज़रा, इसमें क्या कह रहा है, सी जी ए ई एफ बी और डी, एक इसमें ये दिया गया है, बिल्कुल। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे वाले में देखो, डी सी जी ए ई एफ बी, यहाँ डी से अगर स्टार्ट करोगे, डी सी जी ए ई एफ बी, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। आगे देखो क्या कह रहा है, बी डी सी जी ए ई एफ, एक इन्होंने संभावना ये भी दे दी है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ चांस जो हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कौन सी बैठक व्यवस्था जो है संभव नहीं हो सकती है। यहाँ हमें लगता है नहीं की जगह पर जो है वो हो सकती होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आप डी में इसमें इसको कहीं पर भी मान लो, जैसे अगर हमने कहा लास्ट वाले में डी ले लिया, ध्यान से समझना, अगर हमने कहा लास्ट में आप डी को मानते हो, क्योंकि डी के बारे में अभी कोई निश्चितता नहीं है, तो आपने कहा सी जी ए ई एफ बी, तो लास्ट में अगर डी मानोगे तो आपका एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, सेकंड वाला, सी जी ए ई एफ बी और डी। क्योंकि देखो सी से लेकर बी तक को तो हमें पता ही था, केवल हमें पता नहीं था किसका, डी का, तो हमने उसी के आगे क्या मान लिया, उसी के आगे हमने डी मान लिया। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सवाल नंबर 12 एक बार आप लोग खुद से पॉज करके करने की कोशिश करो, देन उसके बाद नहीं आता है तब फिर वीडियो को देखना। क्लियर, चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। बिल्कुल, हेयर सैलून में एक बेंच पर कितने लड़के बैठे हुए हैं, एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हुए हैं, कितने, 5। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू के बगल में बैठा हुआ है। बिल्कुल, पी क्यू के कैसा बैठा हुआ, बगल में। देखो दोस्तों, बगल में बैठा हुआ है, इसका मतलब अभी हमें ये नहीं पता है कि वो उसके लेफ्ट बैठा है या वो उसके राइट बैठा है। बगल से ये नहीं पता चलता कि लेफ्ट है या राइट, बगल में लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। बिल्कुल, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एस बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। बिल्कुल, यहाँ से सवाल की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले इसको पढ़ो कि एस जो है वो बेंच के कैसा बैठा है, एस जो है वो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। हमने मान लिया कि ये बायां छोर है और इस बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, देखो कि टी आर के बगल में बैठा है। यहाँ से भी हमें ये नहीं डिसाइड हो रहा अभी कि टी आर के लेफ्ट बैठा है या राइट बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, देखो दोस्तों, टी पी के साथ में नहीं बैठा है। ये भी आपको बस याद रखना है कि जो टी है वो पी के साथ में नहीं बैठा है। आगे अब हाँ, अगली सब लाइन में ये कह रहा है कि पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल, यहाँ पी के बारे में बताया गया है कि पी जो है वो कहाँ से, दाएं से, यानी कि राइट साइड से कितने नंबर पे, तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लिया हमने राइट साइड का पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है और तीसरा व्यक्ति ये है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है पी, क्योंकि उसने कह रखा है कि पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अच्छा, अब पी से जुड़ी हुई कोई और बात हो उसको पहले इम्प्लीमेंट करो। तो पी से जुड़ी कौन सी बात है, इन्होंने कहा है कि पी जो है, पहली लाइन में देखना कि पी क्यू के बगल में बैठा हुआ है। बिल्कुल, पी जो है वो किसके बगल में बैठा हुआ है, क्यू के बगल में बैठा हुआ। हमें पता है कि जो लड़के थे वो कितने थे, लड़के थे 5। अभी हमने लाइनें कितनी कर ली हैं, 4 कर ली हैं। अब हमें एक लाइन और करने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने बताया कि P जो है वो Q के बगल में बैठा हुआ है। अगर हम मान के चलें कि P का बगल, अभी यहाँ तो कोई हमने अभी लाइन करी नहीं है, तो अगर मान के चलें कि यहाँ पर एक जगह मान के चल लो, हमने मान के चला कि अगर Q यहाँ पर आएगा, P Q के बगल में था, तो फिर उसने क्या कहा था, आगे पढ़ो कि T P के साथ नहीं बैठा है। इन्होंने कहा T जो है P के साथ नहीं बैठा हुआ है। अगर हमने कहा T P के साथ नहीं बैठा है तो कहाँ T बैठा है, या तो T आप यहाँ को बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा आगे कि T R के बगल में बैठा है।
टी किसके बगल में बैठा है, आर के बगल में बैठा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ एक लाइन खींचना चाहोगे तो नहीं खींच पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा दाएं छोर था, ये क्या था, दाएं छोर, और दाएं छोर से तीसरे नंबर पर ही पी को होना था। अगर आप यहाँ लाइन और कर दोगे तो फिर वो तीसरे नंबर पर नहीं हो जाएगा, फिर वो कितने पर हो जाएगा, फिर वो चौथे पर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इनको इस तरीके से नहीं बैठाल सकते, क्यू को भी यहाँ नहीं बैठाल सकते, और जब इस तरीके से नहीं बैठाल सकते तो पी के बगल में ही क्यू रखना है। तो जब यहाँ नहीं रख सकते तो इसका मतलब अब कहाँ रखेंगे, यहाँ अगर नहीं रख सकते तो हमें रखना पड़ेगा क्यू को इस जगह पर। अब क्यू अगर यहाँ आ जाएगा तो पी के बगल में हो गया। इन्होंने कहा था कि पी जो है वो क्यू के कैसा है, बगल में। आगे देखो क्या कह रहा है कि टी पी के साथ में नहीं बैठा है, टी जो है वो किसके साथ में नहीं बैठा है, पी के साथ में नहीं बैठा है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। और आगे लास्ट लाइन बची है कि टी आर के बगल में बैठा है, अगर टी आर के बगल में बैठा है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। और अगर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा सवाल अपना सही बन चुका है ना। अब देखो कि क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया था कि आर कहाँ बैठा है। अब इसके बारे में इन्होंने बताया है कि आर कहाँ बैठा है। पहले ऑप्शन में कहा है कि एस और पी के बीच में, एस और पी के बीच में, तो देखो एस और पी के बीच में नहीं बैठा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये पहला कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है क्यू और टी के बीच में, तो क्यू और टी के बीच में आपको देखना है कि क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में नहीं बैठा है, इन दोनों के बीच में तो दो बैठे हैं। हमसे पूछा गया आर कहाँ बैठा है, तो हमें पता है कि आर जो है वो पी और टी के बीच में बैठा है, और पी और टी के बीच में बैठा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ऐसा बता रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, जो हमें ये बता रहा है कि आर कहाँ बैठा है। तो आर कहाँ बैठा है, आर बैठा है पी और टी के बीच में। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको करवा रहे हैं, जो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इनको ज़रा ध्यान से करना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। आप लोग इसको एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें। जब आप एक बार खुद से इसको ट्राई करते हैं तो आपको अपनी शक्ति का भी पता चलता है, और उसके बाद ये भी पता चलता है कि हाँ हमें किस लेवल तक का अभी सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो अब देखो इसको भाई, क्या कह रहा है कि 8 दोस्त मनोज, ऋतु, बानू, ऋषि, अनु, रोहन, सोनू और आकाश, कितने 8 दोस्त हैं, और ये एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसमें से 1 से 8 नंबर तक की कुर्सियां बाएं से दाएं, बिल्कुल बाएं से दाएं, और किस क्रम में, आरोही क्रम में रखी हुई हैं। बिल्कुल क्या कह रहा सवाल में कि 8 लोग हैं, वो कुर्सियों में बैठे हैं, और उन कुर्सियों का जो क्रम है वो लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट है, और आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में। लेफ़्ट में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से, है ना। चलो भाई देखो क्या कह रहा है कि वे सभी उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। बहुत अच्छा, उनके फेस के बारे में भी बताया गया है कि उनका फेस कहाँ की तरफ है, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ का मतलब ऊपर की तरफ है, बिल्कुल। आगे क्या कह रहा, देखो कह रहा कि बानू 6 नंबर की कुर्सी पर बैठी है। बिल्कुल यहाँ से सवाल की शुरुआत अपनी हो चुकी है। एक निश्चित बात हमें पता चली कि बानू किस नंबर की कुर्सी पर बैठी है, बानू 6 नंबर की कुर्सी पर बैठी हुई है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन कुर्सियों को रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 8 पॉइंट बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बिल्कुल ये 8 हमने कुर्सियां बना ली। यहाँ पर हमें लोगों को बैठाना है। इन 8 कुर्सियों में लोगों को हमें क्या करना है, बैठाना है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से बैठा सकते हैं। बहुत ही ध्यान समझना। सबसे पहले इसने हमसे क्या कहा है, एक निश्चित बात बता दी कि बानू जो है वो कौन से नंबर की कुर्सी पर बैठी है, बानू 6 नंबर की कुर्सी पर बैठी है। तो हमें पता है 6 नंबर की कुर्सी ये है। तो यहाँ पर आप एक नाम डाल दो, क्या ये कौन हो गई, ये बानू हो गई।
ठीक है, बानू 6 नंबर की कुर्सी पर बैठी हुई है। बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है, बानू और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। बानू और मनोज के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर बानू जो है वो 6 नंबर पर है, आप देख सकते हो इधर दो छोड़कर कोई स्थान तीसरा है नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्ति रखने हैं। इसका मतलब बानू के इधर लेफ्ट साइड में 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, मनोज आ जाएगा। कौन आएगा, मनोज आएगा। जो आपसे कहा गया है कि बानू के 2 स्थान छोड़कर कौन बैठा है, मनोज बैठा है, यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आपका मनोज आने वाला है। क्लियर हो गई बात। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ऋतु और आकाश, बिल्कुल ऋतु और आकाश एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। बिल्कुल, ऋतु और आकाश के बारे में बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अब बगल में बैठने के लिए कितने स्थान संभव हैं, आप कहोगे सर 7-8 में भी बैठ सकते हैं, 4-5 में भी बैठ सकते हैं, 1-2 में भी बैठ सकते हैं। तो अभी जब संभावना थोड़ी ज़्यादा है तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए रोक दो। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सोनू, मनोज और बानू दोनों के बगल में नहीं बैठा है। बिल्कुल, अब बात हो रही किसकी, सोनू की बात हो रही है कि सोनू जो है मनोज के भी बगल में नहीं बैठा है और बानू के बगल में भी नहीं बैठा है। हमें पता है कि मनोज के बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब 2 और 4 पे नहीं बैठेगा। अगर बानू के बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब 5 और 7 पे नहीं बैठेगा। तो अब आपके पास स्थान बचा, एक तो 1 और दूसरा 8। तो इनमें से एक जगह पर कहीं पर भी आप सोनू को बैठा लो और उसी से आगे ट्राई कर लेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो फिर बदल के देख लेंगे। मान लो हमने कहा सोनू जो बैठा है वो 1 नंबर पर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 नंबर पर मान लिया अभी बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो सवाल में अगर कुछ ना कुछ भरोगे नहीं तो बड़ा सवाल है, तो फिर आप बना नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत जो जहाँ पर सेंस लगे वो लगभग भरते चलो, है ना। थोड़ा थोड़ा जहाँ ज़्यादा दिक्कत हो उस बात को रोक दो अभी फिलहाल। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा अन्नू विषम नंबर वाली कुर्सी पर नहीं बैठी है। बिल्कुल, अन्नू जो है वो कहाँ नहीं बैठी है, वो विषम नंबर वाली कुर्सी पर नहीं बैठी है। तुम्हें पता है सर विषम नंबर वाली कुर्सी कौन कौन सी बची हैं। एक तो विषम नंबर वाली बची है 5, एक बची है 7। इसका मतलब कहाँ कहाँ बैठ सकती है, 2 पर बैठ सकती है, 4 पर बैठ सकती है और आपकी 8 पर बैठ सकती है। तो यहाँ पर संभावनाएं 3 है। जहाँ 3 होगी वहाँ आप बात रोक दो। 2 में तो ये हो जाता है कि या तो इसमें या तो इसमें, तो एक जगह चांस भी ले सकते हैं, लेकिन 3 में चांस नहीं लेना है। आगे बढ़ के जरूर देखो आगे क्या कह रहा है। ऋतु और आकाश दोनों ही 4 नंबर की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, ये भी याद रखना कि जो ऋतु और आकाश हैं वो कहाँ नहीं बैठे हैं, दोनों वो 4 नंबर की कुर्सी पर यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। आगे पढ़ो, 4 नंबर की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। आगे कह रहा रोहन और ऋतु के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। बिल्कुल, रोहन और ऋतु के बीच केवल कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। अब हमने कहा कि ऋतु और आकाश अगर दोनों 4 नंबर वाली कुर्सी में नहीं बैठे हैं तो और तो कहीं बैठ सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ आप किसको कर दो, यहाँ आप रोहन को कर दो और यहाँ आप किसको कर दो, यहाँ आप कर दो ऋतु को, तो आप देख सकते हो कि रोहन और ऋतु के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति। और वही तो यहाँ कहा जा रहा है कि रोहन और ऋतु के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। देखो जब संभावना कम पड़े तो कुछ ना कुछ भरते चलना पड़ेगा, नहीं बना नहीं पाओगे फिर। आगे देखो क्या कह रहा, आगे कह रहा कि अनु ऋषि के दाईं ओर, अनु जो है वो ऋषि के कैसी है, दाईं ओर है, लेकिन कह रहा है ठीक दाईं ओर नहीं है। अनु जो है वो ऋषि के दाईं ओर तो है लेकिन ठीक दाईं ओर नहीं है। इसका मतलब जो है कि अनु जो है वो ऋषि की दाईं ओर है लेकिन ठीक दाईं ओर नहीं है। तो हम इसको ऐसे बिठा सकते हैं कि अन्नू को अगर हम यहाँ पर बिठाल दें, अन्नू को अगर आप यहाँ पर बिठालते हो तो आप ऋषि को यहाँ बिठाल सकते हो, तो ऋषि के ये दाईं ओर भी हो जाएगी और ठीक दाएं भी नहीं रहेगी, क्योंकि ठीक दाएं तो मनोज है और अन्नू जो है वो दाएं तो है लेकिन ठीक दाएं नहीं है। तो हम इनको ऐसे बिठाल सकते हैं। अब अपना देख लो कि कौन व्यक्ति बचा हुआ है। आगे अच्छा और पढ़ के देखो क्या कह रहा है, कह रहा और ऋषि जो है वो रोहन के ठीक बगल में नहीं बैठा है। बिल्कुल, ऋषि जो है वो रोहन के बगल में नहीं बैठा है, वो किसके बगल में बैठा है, वो सोनू के बगल में बैठा हुआ है। अब आप देखते हो आपके पास एक नाम बचा हुआ है, कौन सा, आकाश। अब आप यहाँ पर किसको बिठा लोगे, आकाश को बिठा लोगे। एक बार कन्फर्मेशन के लिए सवाल को फिर से पढ़ के अपनी सभी चीज़ों को मैच कर लेते हैं। जो क्या कह रहा है, 8 दोस्त थे, मृत्यु, बानू, ऋषि, अनु, रोहन, सोनू और आकाश एक पंक्ति में बैठे थे, जिसमें से 1 से लेकर 8 तक की कुर्सियां बाएं से दाएं आरोही क्रम में सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके हैं। बानू 6 नंबर पर है, तो बिल्कुल बानू जो है 6 नंबर पर है, 6 नंबर की कुर्सी पर बैठी है।
बानू और मनोज के बीच 2 हैं, तो बिल्कुल बानू और मनोज के बीच 2 व्यक्ति हैं। ऋतु और आकाश एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो देखो ऋतु और आकाश एक दूसरे के बगल में भी बैठे हुए हैं। सोनू मनोज और बानू दोनों के बगल में नहीं है, तो देखो सोनू जो है वो मनोज और बानू दोनों के बगल में नहीं है, बिल्कुल अलग बैठा हुआ है। सवाल को अगर ध्यान से पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल सही बना लोगे। आगे क्या कह, ऋतु और आकाश दोनों ही 4 नंबर वाली कुर्सी पर नहीं है, तो देखो 4 नंबर वाली पर ऋतु और आकाश में से कोई भी नहीं है। रोहन और ऋतु के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो देखो रोहन ये रहा, ऋतु ये रहा, तो इनके बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति बैठा है। अनु ऋषि के दाईं ओर है लेकिन ठीक दाईं ओर नहीं, तो बिल्कुल अनु जो है वो ऋषि के दाईं ओर है लेकिन ठीक दाईं ओर नहीं है। आगे क्या कह रहा, और ऋषि रोहन के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो देखो ऋषि जो है वो रोहन के ठीक बगल में नहीं बैठा है, बीच में 2 लोग बैठे हैं और अपना सवाल बन के पूरा तैयार हो गया। अब आप देख लो कि आपसे पूछा क्या गया था। आपसे अब पूछा ये गया है कि तो निम्नलिखित में से कौन सम नंबर वाली कुर्सी पर बैठा है। तो देखो दोस्तों, सम नंबर वाली कुर्सी पर तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बाई ऑप्शन चेक करोगे कि ऑप्शन में क्या है। आपने कहा मनोज, तो आप देखो मनोज कहाँ बैठा है, आपने कहा सर मनोज 3 नंबर वाली पर बैठा है, ये कैसा है, ये विषम है, बिल्कुल। दूसरा हमने देखा, दूसरा क्या कह रहा है, ऋतु, और तो ऋतु को देखोगे तो आप कहोगे सर ऋतु 7 नंबर वाली कुर्सी पर बैठी है, ये भी कैसा है, विषम। आपसे पूछा गया है कि सम नंबर वाली कुर्सी पर कौन बैठा है, इसको चेक करना ध्यान से। आगे कह रहा है अनु और आपसे कह रहा है क्या, रोहन। आपको पता है सर रोहन जो है वो 5 नंबर वाली कुर्सी पर बैठा है, इसका मतलब रोहन भी आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि सर जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपका आंसर रहने वाला है अनु, जो कि कौन सी नंबर कुर्सी पर, जो कि 4 नंबर कुर्सी पर बैठी हुई है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अनु। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया तो आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जब दोबारा देखोगे तो गारंटी है 100% आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल था और प्रीवियस ईयर सवाल था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखो इसको। सवाल नंबर 14, एक बार इसको पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करो, फिर इसको समझते हैं कि सवाल में क्या है। देखो ज़रा, सवाल कह रहा है कि 7 न्यायाधीश, यहाँ बात किसकी हो रही है, न्यायाधीश की। 7 न्यायाधीश A, B, C, D, E और F और G निर्णायक समिति में, बिल्कुल डिसीजन जो कमेटी होती है, निर्णायक समिति होती है कि 7 सीटों पर एक पंक्ति में बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि 7 न्यायाधीश जो हैं वो सीट पे, यानी कि निर्णायक जो सीटें होती हैं जो डिसीजन देते हैं, उन 7 सीटों पर 7 बैठे हैं और एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। अब यहाँ इन्होंने बताना शुरू किया कि सी जो है वो एक ऐसा बैठा है, बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा हुआ है। तो बिल्कुल हम यहीं से बनाने की शुरुआत करेंगे कि सी जो है किसके बाईं ओर, ए के बाईं ओर। तो पहले आपने कहा सर अगर हम ए को यहाँ मान लें तो बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि सी जो है वो ए के बाईं ओर निकटतम सीट पे बैठा है। किसके बाईं ओर, ए के। तो पहले आपको ए का मानना पड़ेगा। ए जब मान लोगे तो उसके बाईं ओर, तो आपने देखा सर ए यहाँ है तो ए का लेफ्ट ये पड़ेगा, तो ए के बाईं ओर निकटतम कौन बैठा हुआ है, बिल्कुल ए के बाईं ओर निकटतम सी बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, डी बी के दाईं ओर, डी जो है वो बी के दाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा हुआ है, बिल्कुल। अब डी के बारे में बताया है कि डी जो है वो किसके, बी के, डी जो है वो बी के दाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। अभी हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर बी कहाँ है, तो आप बस इस लाइन को हाईलाइट कर लें कि डी बी के जो है वो दाईं ओर कहाँ बैठता है, निकटतम बैठता है। आप इसको अगर अलग से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि बी अगर मान लो यहाँ है तो बी के दाईं ओर कौन बैठेगा, बी के दाईं ओर डी बैठेगा। इसको अलग से बना लोगे अभी तो फ़ायदा रहेगा, बाद में हम इसी बात को जोड़ देंगे उसी अपने सवाल में। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, और एफ के बाईं ओर है, बिल्कुल। डी के बारे में 2 बातें हैं कि बी के तो दाईं ओर है लेकिन डी एफ के कैसा है, एफ के बाईं ओर है। इसका मतलब एफ के बाईं ओर हो गया, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है ये। आगे पढ़ते हैं सी में क्या कह रहा है, निकटतम सीट पर है। पंक्ति के बाईं ओर की
अंतिम सीट पर कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। बिल्कुल पंक्ति के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की जो अंतिम सीट होगी उस पर कौन बैठा है, उस पर आपका ई बैठा है। मान लिया हमने ये वाली अंतिम सीट है और हमें पता है कि इस पर कौन बैठा हुआ है, इस पर बैठा हुआ है आपका ई बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ई, ये बिल्कुल आपके बाईं छोर पर बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, सी जी के दाईं ओर है एवं डी के बाईं ओर है। अब सी के बारे में बताया गया है कि सी जो है वो जी के कैसा है, दाईं ओर है। सी जो है वो जी के दाईं ओर है और डी के कैसा है, बाईं ओर। तो जी के अगर दाईं ओर है इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर जी यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल कह सकते हो कि जी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि सी जो है वो जी के दाईं ओर एवं डी के बाईं ओर बैठा है। और डी के अगर बाईं ओर बैठा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका रिलेशन था बी डी एफ। इस रिलेशन को अगर आप उठा के यहाँ लाओगे बी डी और एफ, अब आप देख सकते हो कि बी डी और एफ, आपने ध्यान से देखा कि सी जो है वो जी के जो है दाईं ओर हो गया और डी के कैसा है, बाईं ओर है। डी के बाईं ओर, उसने ये नहीं कहा कि एकदम बाईं ओर है, उसने सिर्फ इतना कहा है कि डी के कैसा है, डी के बाईं ओर है। तो बिल्कुल देखो डी के बाईं ओर बैठा है। और अब आप देख सकते हैं आपसे क्या पूछ रहा है कि बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है। तो बाईं ओर से 5वें स्थान पर आपसे पूछा है तो आपको पता है लेफ़्ट पोजीशन ये है और लेफ़्ट पोजीशन अगर ये है तो यहाँ से आपसे 5वें स्थान पर पूछा गया है। तो देख लो ज़रा 1 2 3 4 और 5, तो लेफ़्ट साइड से 5वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बिल्कुल बी बैठा हुआ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15। आप लोग इसको एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो और फिर इस वीडियो को देखो, ठीक है। चलो भाई, देखिए क्या कह रहा है, सवाल को एक बार पढ़ो। कह रहा है 7 मकान ए बी सी डी ई एफ तथा एच एक पंक्ति पर, ए बी सी डी ई एफ तथा एच एक पंक्ति में उत्तरमुखी बनाए गए हैं। उत्तरमुखी बनाए गए इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि इन सभी का फेस जो है वो कहाँ की तरफ है, उत्तर की ओर है। बिल्कुल उत्तर की ओर बनाए गए हैं। आगे कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में, बिल्कुल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी ई एफ तथा एच इसी क्रम में हो। अब यहाँ से सवाल की शुरुआत होती है कि डी दाएं सिरे पर बनाया गया है। डी कहाँ पर बनाया गया, दाएं सिरे पर। हमें पता है दाएं सिरा ये होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे डी। डी दाएं सिरे पर बनाया गया है। आगे क्या कह रहा है, ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। बिल्कुल ए और एफ जो हैं वो किसके बगल में बनाए गए हैं, बी के बगल में बनाए गए हैं। तो देखो इस बात को अभी हम क्लियर नहीं कर सकते कि कौन किस साइड में है, लेकिन हमें पता है कि बी के अगर बगल में है तो बी के बगल में अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ क्या होगा, एफ होगा। और अगर यहाँ पर एफ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। यानी कि ये अभी संभावना है, इसके लिए अभी यहाँ ना बनाओ, अभी आगे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना कि मकान कितने हैं, मकान आपके टोटल 7 हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ई ए के ठीक बगल में बनाया गया है। ई जो है वो किसके बगल में, ए के ठीक बगल में बनाया गया है। इसको भी समझ लेंगे कि ई ए के ठीक बगल में, अभी नहीं पता है कि लेफ्ट है या राइट है। आगे पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है कि एच बी के दाईं ओर 4थे स्थान पर है। बिल्कुल यहाँ से सवाल की शुरुआत हो जाएगी कि एच जो है वो बी के दाईं ओर 4थे स्थान पर है। अभी आप इस लाइन को भी रोक दो, सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लो कि एच बी के दाईं ओर है और कितने स्थान पर, 4थे स्थान पर। तो एच जो है बी के दाईं ओर, तो अगर हमने मान लिया कि बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है तो इसका दायां हाथ इधर होगा और दाएं हाथ पे कितने स्थान पर, 4थे स्थान पर। तो 1 2 3 और 4, 4थे स्थान पर कौन बन जाएगा, एच बन जाएगा, ठीक है। एच बी के दाईं ओर 4थे स्थान पर है। अब देखो, अब इस सवाल को दोबारा से फिर से करने की कोशिश करो। यहाँ पर जो हमने बात लिख दी थी क्या, कि ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। बिल्कुल ए तथा एफ जो है वो बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। अब आप सोचो ज़रा कि अगर ये बी है तो आपको पता है एक लाइन इधर खींचनी ही पड़ेगी, क्योंकि बी के बगल में या तो ए इधर आएगा तो एफ इधर आएगा, अगर एफ इधर आएगा तो ए इधर आएगा। अब मान लो आपने ए को यहाँ कर दिया और एफ को यहाँ कर दिया, तो अब अगली लाइन से आप कंफर्म करोगे कि बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि तुम देखो यहाँ पर क्या ई जो है वो ए के ठीक बगल में बनाया गया है। ई जो है वो किसके, ए के ठीक बगल में बनाया गया है। आपको पता है
कि अगर आप ध्यान से देखो कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। अब ई के बारे में बताया गया है कि ई ए के बगल में है, तो अगर आप एक लाइन यहाँ पर करते हो तो आप बिल्कुल ई को यहाँ पर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यानी कि यहाँ तक अगर सवाल को पढ़ोगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन आप ज़रा ध्यान दो क्या कि यहाँ पर इसने एक बात पहले ही कह दी थी कि डी जो है वो दाएँ सिरे पर बनाया गया है, और अगर डी दाएँ सिरे पर बनाया गया है तो डी को हमें पहले से यहाँ बनाना चाहिए, और अगर हम डी को यहाँ बना देंगे तो लोग कितने हो जाएंगे, 2 2 4 और 4 8, जबकि लोग नहीं सॉरी मकान, जबकि आपके पास मकान थे कितने, मकान 7 थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने ई की ए की सीटिंग करी है वो सीटिंग इस तरीके से नहीं होगी, तो फिर वो किस तरीके से होगी, हमें इनके स्थान बदलने पड़ेंगे। उसने कहा था कि ए तथा एफ किसके पड़ोसी हैं, किसके ठीक बगल में हैं, बी के ठीक बगल में हैं। तो अभी हमने ए को यहाँ किया था तब गलत बन रहा था, तो अब हमें एफ को यहाँ करना पड़ेगा और ए को यहाँ करना पड़ेगा, और इस वाली लाइन को हम एक कम कर देंगे क्योंकि हमें पता है टोटल मकान कितने हैं, 7। अब देख रहे हो 3 3 6 और 1 7, अभी फ़िलहाल 7 मकान है। ठीक है, अब आप देखो कि अभी 2 स्थान आपके पास बिल्कुल खाली हुए हैं। अब देख लो उसने कहा था क्या कि ई जो है वो किसके ठीक बगल में बैठा है, ए के ठीक बगल में बैठा है। अगर ए यहाँ पर बैठा है तो इसके ठीक बगल में कौन आ जाएगा, इसके ठीक बगल में ई आ जाएगा। और अब एक स्थान बचा हुआ है और आपके पास एक मकान भी बचा हुआ है। कौन सा वाला मकान बचा हुआ है, सी वाला बचा हुआ है। तो जो बचा स्थान है वहाँ पर किसको भर दोगे, सी को भर दोगे। अब आप देख लो कि आपसे पूछा क्या गया है। तो देखो ज़रा सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि विकल्पों में से दिए गए 3 संयोजन उपरोक्त व्यवस्था में घरों की स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से हैं, संगत हैं, और असंगत संयोजन का चयन करना है। आपको ये बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो घरों का इन्होंने संयोजन लिया है तो 3 तो किसी तरीके से सिमिलर हैं, समान है, लेकिन एक किसी तरीके से डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट वाले को आपको समझना है। तो देखो ज़रा डिफरेंट कैसे समझोगे। आपने कहा सर पहले ऑप्शन में लिखा है ए और एफ़। आपको पता है कि ए वाला घर यहाँ पर है और एफ़ वाला घर यहाँ है, यानी इन्होंने ए और एफ़ कहा है। तो ए से अगर आप एफ़ जाओगे तो आप कहोगे सर हम दाएँ से कैसा चल रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, आगे हमने देखा बी ई, तो आपको पता है बी से ई चलना है। तो आपने देखा सर बी यहाँ पर है और ई आगे है, तो बी से ई चलेंगे। तो ये कैसे चलेंगे, ये हम बाएं से दाएं चलेंगे, बिल्कुल। अब हमने कहा सी और ए, तो आपने कहा सर सी से ए चलेंगे, तो फिर हम कैसे चलेंगे, दाएं से बाएं चलेंगे। आपने देखा इसमें भी हम कैसे, इसको नंबर दे दो 1 नंबर वाले में भी हम दाएं से बाएं चले थे, और इसमें भी नंबर दे दो, इसमें भी हम दाएं से बाएं चले। लेकिन इस वाले में हम कैसा चल रहे थे, इस वाले में हम बाएं से दाएं चल रहे थे। अब लास्ट वाले से क्लियर हो जाएगा कैसे चलना है, एच और ई। तो आपने कहा सर एच और ई में भी हम कैसे चल रहे हैं, दाएं से बाएं, यानी कि 3 में हम दाएं से बाएं चल रहे हैं। एच से ई चल रहे हैं, सी से ए चल रहे हैं, है ना, सी से ए चल रहे हैं, और एस से ई चल रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं, और हम चल रहे हैं ए से एफ। इन तीनों में हम सेम स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन यही एक ऐसा है जो अलग है। अलग कैसा है, इसमें हमें बाएं से दाएं चलना पड़ रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, असंगत पूछा गया था। ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अलग है, तो अलग कौन सा है, अलग अपना बी नंबर वाला हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर अपना 15 पूरा होता है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 16। इस सवाल को भी आप लोग एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, देन उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इसको क्या कह रहा सवाल में। 5 सहेलियाँ अभी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठी हुई हैं। बिल्कुल 5 सहेलियां हैं, अभी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या। इन सभी का फेस कहाँ की तरफ है, उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मुख करके काहे पे बैठी हुई हैं, एक बेंच पर बैठी हुई हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि अभी चित्रा के बगल में बैठी हुई है। देखो अभी इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि अभी जो है वो चित्रा के कैसे बैठी हुई है, बगल में। बगल से ये कंफर्म नहीं होता कि वो उसके लेफ्ट है या राइट। तो इस बात को अभी हम भरेंगे नहीं, अभी हम इसको केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। प्रिया रेखा के बगल में बैठी हुई है, इसमें भी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, तो अभी इसको भी नहीं हम भरेंगे, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ से। आगे क्या कह रहा है देखो, प्रिया
दिव्या के साथ नहीं बैठी हुई है। ये भी बात समझने वाली है कि प्रिया किसके साथ नहीं बैठी है, दिव्या के साथ नहीं बैठी है। आगे देखो क्या कह रहा, दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है। बिल्कुल यहाँ से सवाल की शुरुआत करेंगे। दिव्या के बारे में बताया गया है कि दिव्या जो है वो बेंच के किस छोर पर है, बाएं छोर पर है। तो तुम्हें पता है कि मान लो यहाँ पर एक कोई बेंच डली है, उसके बाएं छोर पर इस तरीके से कोई अगर बेंच है तो उसके बाएं छोर पर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर दिव्या है। अब हमने यहाँ से शुरुआत कर दी है सवाल की, अब हम सवाल को फिल कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है, रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। रेखा कहाँ है, रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो मान लिया हमने इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लो कि ये दाईं ओर पर पहला कोई व्यक्ति और यहाँ दाईं ओर पर दूसरा व्यक्ति, और ये दूसरा कौन है, ये रेखा है। उसने बताया रेखा दाईं ओर से दूसरे नंबर पर है। अब हमें पता है कि यहाँ से दाईं ओर से ये बाईं ओर से पहले नंबर पे, ये दाईं ओर से दूसरे नंबर पे, तो 3 लोग तो हो ही गए। इसका मतलब बीच में कितने लोग और होंगे, 2 लोग और होंगे, और इनको हम भर लेंगे बड़ी ही आसानी से, क्योंकि हमें पता है पिछली जो हमने लाइनें कुछ छोड़ दी हैं उनको भी तो भरोगे। तो बिल्कुल पहले से पढ़ लो इसको शुरुआत से। क्या कह रहा है, अभी चित्रा के बगल में बैठी है। अभी जो है वो किसके बगल में बैठी है, चित्रा के बगल में बैठी है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि अभी और चित्रा यहीं पर आएंगे, लेकिन कौन आगे पीछे होगा, ये अगली लाइन से कन्फर्म होगा। क्या देखो ये कह रहा है अगली लाइन में, क्या प्रिया रेखा के बगल में बैठी है। प्रिया किसके बगल में बैठी है, रेखा के। अगर हमने कहा रेखा ये है तो एक तरफ से भरना चालू करो, यहाँ पर किसको कर दो, यहाँ पर कर दो प्रिया को। तो प्रिया रेखा के बगल में हो गई, बिल्कुल बगल में हो गई। दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है, ये बिल्कुल हम भर चुके हैं। रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये भी हम भर चुके हैं। अब आगे क्या कह रहा है, अभी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है। अभी किसके दाहिने तरफ बैठी है, चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है। इसका मतलब चित्रा यहाँ पर आएगी और चित्रा के दाहिने तरफ पर कौन आ जाएगी, चित्रा के दाहिने तरफ पर अभी आ जाएगी। बिल्कुल अभी चित्रा के दाहिने तरफ पर बैठी हुई है। बिल्कुल समझ गए हम कैसे बैठी हुई है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अभी और रेखा एक साथ बैठी हैं। बिल्कुल देखो अभी और रेखा एक साथ बैठी हैं, बिल्कुल बैठी हुई हैं। इसका मतलब सवाल अपना बिल्कुल सही चल रहा है। और आगे क्या कह रहा है, चित्रा की स्थिति कौन सी है। चित्रा की स्थिति के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों क्या है चित्रा की स्थिति, आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो कि एकदम बाएं तरफ है। तो देखो नहीं, एकदम बाएं तरफ नहीं है, क्योंकि एकदम बाएं तरफ कौन है, दिव्या है। अच्छा तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो देखो भाई बिल्कुल यही सही आंसर है। लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे दिव्या है और दूसरे नंबर से कौन है, चित्रा। इसका मतलब लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर कौन है, चित्रा है। और आपसे पूछा गया था चित्रा की स्थिति के बारे में, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड सही है ना। इसका मतलब आपके थर्ड और फोर्थ भी कैसे हो गए, गलत हो गए। बहुत अच्छा सवाल था और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल को समझा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17 बहुत छोटा सवाल है, अच्छा लेकिन सवाल है। आपकी स्क्रीन पर आप इसको एक बार पॉज करके करने की कोशिश करो। उम्मीद है आप इसको 100% कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाते हो तो फिर उसके बाद आप देखना कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। चलो भाई पढ़ते हैं इस सवाल को। सवाल में कह रहा है कि 6 मित्र ABCDE और F पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ये 6 लोग कैसे बैठे हैं, पूरब की ओर मुख करके। ध्यान रखना यहाँ दिशा बदल गई है। दिशा कौन सी कर दी गई है, दिशा कर दी गई है पूरब। आपको पता है कि दिशा हमारे पास 4 होती हैं। एक पूर्व होती है, ये वाली कौन सी होती है, पूर्व। ये वाली कौन सी होती है, पश्चिम। ऊपर उत्तर, और ये वाली दक्षिण। अगर बात कर रहा है कि सभी का फेस पूर्व की तरफ है, इसका मतलब आप समझ लेना एरो आपको इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, है ना। एरो अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो आपको याद रखना है, अगर पूर्व की तरफ फेस किए हुए है तो दायां हाथ नीचे चलेगा और बायां हाथ ऊपर जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं कि सी बीच में है। सी कहाँ पर है, बीच में है। तो अभी देखो 6 मित्र हैं, तो 6 मित्र में एक तो बीच में होता नहीं है। बीच में कितने होते, 2 होते हैं। फिलहाल इसने कहा है कि सी जो है वो बीच में है, तो देख लेंगे बीच में कहाँ पर है। मान लो आप कहीं पर भी एक जगह सी को बना सकते हो कि मान लिया हमने सी यहाँ पर है, स्टार्टिंग आप कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ आगे कह रहा है कि ए और ई के BE के निकटतम दाएं है। ए जो है ए और ई के, अच्छा सी बीच में है, ए और ई के
से बीच में है ए और ई के। अच्छा, बात पूरी इतनी है, हाँ मिला के पढ़ो इतना कि सी के बारे में बात यह है कि सी बीच में है किसके, ए और ई के। इतनी बात पूरी है कि सी जो है वो किसके किसके बीच में है, ए और ई की। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि या तो ए यहाँ आएगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, या फिर यहाँ पर ई आएगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अभी ये हमने संभावना के तरीके से भर लिया है, अभी हम इनमें से एक को बदल लेंगे अपने हिसाब से। आगे क्या कह रहा देखो, बी ई के निकटतम दाएं है। बी जो है वो कैसा है, ई के निकटतम दाएं है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ई को यहाँ रखोगे तो उसके निकटतम दाएं आपकी जगह नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही सी है। इसका मतलब आपको ई यहाँ मानना पड़ेगा, और अगर आप ई को यहाँ मानोगे तो आप यहाँ से ए को हटा दो और यहाँ से किसको, ई को हटा दो। अब आपने ई को यहाँ मान लिया और ई को यहाँ मान लिया, तो ई के निकटतम दाएँ कौन है, देखो यहाँ पर इन्होंने कहा बी ई के निकटतम दाएँ है, तो इसका मतलब ई के निकटतम दाएँ कौन है, बी है। बिल्कुल ई के निकटतम दाएं बी हो गया। कह रहा है लेकिन 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 डी के बाईं ओर है। यहाँ पर लेकिन किसके लिए आया, बी के लिए आया है। तो बी के लिए दो बातें हैं कि बी ई के तो दाएं है, लेकिन डी के कैसा है, डी के बाईं ओर है। इसका मतलब डी आप और यहाँ पर कर दो तो डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लास्ट बात क्या बची है कि एफ दाएं छोर पर, एफ दाएं छोर पर नहीं है। इसका मतलब दायां छोर यहाँ पर कौन है, तुम्हें पता है अगर फेस यहाँ पर है तो दायां नीचे होता है, बायां ऊपर होता है। और अगर एफ दाएं छोर पर नहीं है, नीचे नहीं है, इसका मतलब एफ आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि पूर्व की तरफ 6 के 6 लोगों की सेटिंग हो चुकी है, एफ ए सी ई बी और डी। अब आप देख लो दोस्तों कि आपसे पूछा क्या गया था, आपसे ये पूछा गया है क्या कि ई के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं। बिल्कुल ई के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, तो आपने कहा सर ई यहाँ पर है, तो इस ई के दाईं ओर आपको देखना है। तो दाईं ओर मतलब नीचे की ओर, और नीचे की ओर आप देख सकते हो कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन से, आपके 2 लोग ये हैं बी और डी। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने बताया कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। जिन लोगों को ना समझ में आ रहा हो, कम समझ में आ रहा हो, वो लोग एक बार बैक करके अगर दोबारा से करेंगे कोशिश तो उसको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो इन सवालों का एक लेवल है, एक अच्छा लेवल है। अगर आप इनको ध्यान से समझते चलोगे तो 100% समझ में आएगा। थोड़ा बहुत कम भी समझ में आए तो एक बार आप बैक करके दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। देन उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तब फिर आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भाई सवाल नंबर 18 आप लोग एक बार पढ़ो। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, खुद से देखो, हम आपके साथ साथ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में कह रहा है 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति MNO PQ तथा R कितनी पंक्तियों में बैठे हैं, बिल्कुल MNOPQR 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। ध्यान से समझना इस सवाल को, कितनी पंक्तियों में बैठे हुए हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। और एक पंक्ति में कितने, एक पंक्ति में 3-3 करके बैठे हुए हैं। कितने कितने, एक पंक्ति में 3-3 करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से सवाल की शुरुआत होती है कि क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। क्यों कहाँ नहीं है, किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। तो देखो ज़रा दोस्तों, जब 2 पंक्तियों की बात आए तो आप लाइन कर लिया करो इस तरीके से, और इसमें क्या करो कि 3-3 लाइन ऊपर कर लो, क्योंकि 3-3 लोग हैं। नीचे वालों का एरो ऊपर की तरफ लगा दो और ऊपर वालों का एरो नीचे की तरफ लगा दो, क्योंकि आमने सामने हैं। और इसमें लिख दो कि ये आपकी है P1 यानी कि पंक्ति नंबर 1, ये आपकी है P2 पंक्ति नंबर 2। ध्यान से समझना है इसको, P1 और P2 को। अब क्या कह रहा है कि क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, किसी भी पंक्ति में क्यों अंत में नहीं है। अगर पंक्ति के अंत में क्यों नहीं है, इसका मतलब कहाँ होगा, बीच में होगा। तो बिल्कुल बीच में होगा। तो आप इन दोनों पंक्तियों में कहीं पर भी किसको बिठाल दो, कहीं पर भी क्यू को बिठाल दो। मान लिया हमने एक जगह ले ली कि यहाँ पर कौन हो गया, क्यू हो गया। तो इन्होंने कहा था क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, क्यू को बीच में कर दिया। आप ऊपर वाले में भी कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, P की स्थिति, बिल्कुल P की स्थिति R के बाईं ओर कैसी है, दूसरी है। R के बाईं ओर दूसरी है। किसकी स्थिति,
P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। अब हमने कहा दो बातें हैं, या तो P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, तो आप कह सकते हो कि सर P की स्थिति अगर R के बाईं ओर है तो R अगर आप यहाँ करोगे तो बाएं हाथ पर यहाँ कौन हो सकता है, P हो सकता है, क्योंकि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है तो यहाँ पर भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, यानी ये बात संभावित है। अभी हमने एक जगह भर ली है, अगर आगे सवाल बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम बदल लेंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है O की स्थिति, O के बारे में बताया गया है कि O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर P के सामने है। बिल्कुल, अब इन्होंने कहा है क्योंकि O की स्थिति जो है वो किसके पड़ोस में, वो Q के पड़ोस में है, और आप देखो कि Q के पड़ोस में आप पहले से भर चुके हो, इसका मतलब आपने ये गलत भर दिया है, तो आप इसको दोबारा से सही करो। यहाँ पर R नहीं आएगा, यहाँ पर P नहीं आएगा, तो ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, तो आप कहोगे सर अगर हम R को यहाँ पर कर देते हैं तो आप देखो कि R नीचे की तरफ देख रहा है, तो R के बायां नहीं होगा, ये दायां होगा। ये कैसा हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप गड़बड़ करोगे तो फिर क्या करना है, आप यहाँ पर करो किसको, R को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप R को करोगे तो आपको पता है R नीचे की तरफ देख रहा है तो बायां हाथ इधर होगा, और सवाल में ये कहा गया है कि P की जो स्थिति है वो R के बाईं ओर दूसरी है, तो R अगर नीचे की तरफ देख रहा है, R अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो बायां हाथ इधर जाएगा और बायां हाथ इधर जाएगा। दूसरा कौन है, P, तो पहला और दूसरा यहाँ पर P हो जाएगा। बिल्कुल। अब उन्होंने क्या कहा था, देखो आगे जरा, इन्होंने कहा Q के पड़ोस में कौन है, O की स्थिति बताई है कि वो Q के पड़ोस में है, लेकिन P के विकर्णवत सामने है, किसके, P के, तो O के पड़ोस में है, Q के पड़ोस में O है और P के विकर्णवत। दोस्तों विकर्णवत का मतलब होता है तिरछा, यानी P अगर यहाँ पर है तो तिरछा रूप इसका ये वाला बनेगा। बोलो भाई, अगर P यहाँ पर है तो आप देख सकते हो कि तिरछा रूप ये वाला बन जाएगा, ये तिरछा रूप, और अगर ये वाला तिरछा बन जाएगा तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका O, क्योंकि Q के बगल में हो गया O और P के सामने तिरछा हो गया, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है N की स्थिति, अब N के बारे में कह रहा है, N की स्थिति R के पड़ोस में है। N की स्थिति किसके पड़ोस में है, R के पड़ोस में, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा N। और अब आप देख सकते हैं कि आपका बचा कौन था, आपका बचा हुआ था M N, हाँ बिल्कुल सभी हो गए, यानी कि आपके बचे हैं कौन, M भाई साहब बचे थे, वो भी भर दिए। और अब आप देख रहे हो कि इसमें क्या पूछा गया, इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस सूचना के आधार पर N के सामने कौन बैठा हुआ है, N के सामने आपका Q बैठा हुआ है। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आपको सवालों को समझना है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। पंक्ति बैठक व्यवस्था चल रही है ये, इसमें हमने बहुत अच्छे लेवल के और बहुत बेहतरीन सवाल लिए हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ते चलो, समझते चलो, है ना। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ज़रा ध्यान से। हाँ, मनोविज्ञान, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या कह रहा है, देखो मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और अर्थशास्त्र और लेखा शास्त्र, प्रत्येक की एक 7 पुस्तकें एक मेज के ऊपर रखी हैं। बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान से तब तक पढ़िए, 1 सेकंड का समय, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। देखिए दोस्तों, पढ़ लिया आप लोगों ने इसको, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आगे देखो सवाल में क्या कह रहा है, मनोविज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, प्रत्येक की एक 7 पुस्तकें एक मेज के एक के ऊपर एक करके रखी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि टोटल 7 पुस्तकें हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, और वो मेज पर एक के ऊपर एक रखी गई हैं। बहुत अच्छे। आगे देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है समाजशास्त्र सभी पुस्तकों के ऊपर है, सभी पुस्तकों के ऊपर है। इसका मतलब सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर आएगा समाजशास्त्र। सबसे ऊपर कौन आएगा, समाजशास्त्र सबसे ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल।
आगे क्या कह रहा है देखो, लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र के निकटतम नीचे है और शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र के निकटतम नीचे है। शिक्षा शास्त्र जो है वो किसके नीचे है? समाज शास्त्र के निकटतम नीचे है। और अगर समाज शास्त्र ये है तो इसके निकटतम नीचे आप कह सकते हो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा शिक्षा शास्त्र। समाज शास्त्र के निकटतम नीचे कौन है? शिक्षा शास्त्र है। और क्या कह रहा है कि लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र के निकटतम नीचे है, तो इसका मतलब शिक्षा शास्त्र के निकटतम नीचे कौन आ जाएगा? लेखा शास्त्र आ जाएगा, है ना। लेखा शास्त्र ये आपका शिक्षा शास्त्र से निकटतम नीचे था। कौन? लेखा शास्त्र। आगे पढ़ते हैं, सेकंड वाला पॉइंट भी पूरा हो गया। आगे कह रहा है अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है मगर सबके बीच में नहीं है। अर्थशास्त्र जो है वो कहाँ है? मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है मगर सबके बीच में नहीं है। अब हमें नहीं पता है कि बीच में कौन होगा, तो इस बात को हम अलग बनाए ले रहे हैं हिंट के लिए कि अर्थशास्त्र जो है वो मनोविज्ञान के निकटतम जो है वो ऊपर है। तो मान लिया हमने मनोविज्ञान यहाँ पर है, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। मनोविज्ञान मान लिया हमने यहाँ पर है, तो मनोविज्ञान के ऊपर कौन हो जाएगा? मनोविज्ञान के ऊपर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। कौन हो गया? अर्थशास्त्र हो गया मनोविज्ञान के नीचे। हिंट के तौर पर लिख लो, अभी यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये मनोविज्ञान के निकटतम कैसा हो गया? ऊपर हो गया, मगर सबके बीच में नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई ना कोई है। आगे क्या कह रहा है? हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है। हिंदी जो है वो कहाँ है? मनोविज्ञान के निकटतम नीचे, यानी यहाँ पर हिंदी आएगी। यहाँ पर कौन आएगी? हिंदी आएगी। तो आप देख सकते हो आपके पास पुस्तकें कौन कौन सी बची? मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी बची है। तो आप इसका मतलब समझ गए कि इसके ऊपर कौन आएगी? इसके ऊपर आएगी अंग्रेजी। और अंग्रेजी अगर आएगी तो यहाँ भर लेते हैं। लेखा शास्त्र के बाद कौन आ जाएगा? अंग्रेजी। लेखा शास्त्र के बाद अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद कौन? अंग्रेजी के बाद आएगा अर्थशास्त्र। अंग्रेजी के बाद कौन आएगा? अर्थशास्त्र आ जाएगा। और अर्थशास्त्र के बाद कौन आ जाएगा? मनोविज्ञान आ जाएगा। मनोविज्ञान आ जाएगा। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा आपका हिंदी। बिल्कुल इसी तरीके से इनकी व्यवस्था जो है बैठने की वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें बैठ जाएंगी। सबसे ऊपर रहने वाला है कौन? सबसे ऊपर रहेगा समाजशास्त्र, फिर शिक्षा शास्त्र, उसके बाद लेखा शास्त्र, है ना। फिर उसके बाद आपका आएगा क्या? उसके बाद आपका आएगा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और हिंदी। और अब आप देख सकते हो कि आपसे क्या पूछा गया था सवाल में? आपसे ये पूछा गया था कि बताइए सर निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के बीच में अर्थशास्त्र है। यानी कि ये पूछा गया था ऐसी कौन सी दो पुस्तकें हैं जिनके बीच में क्या है? अर्थशास्त्र है। बिल्कुल आप देखो कि अर्थशास्त्र जो है वो यहाँ पर है, और अर्थशास्त्र अगर यहाँ पर है तो अर्थशास्त्र ये किनके बीच में है? ज़रा ध्यान देना, अर्थशास्त्र किनके बीच में है? तो आप कहेंगे सर एक अंग्रेजी के और दूसरा मनोविज्ञान के। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आप देख सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अंग्रेजी और मनोविज्ञान कह रहा है। बिल्कुल आप दोस्तों देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने आगे के सवाल कर लिए। कल हम लोगों ने 10 सवाल किए थे, आज हम लोगों ने 20 सवाल टोटल कर लिए हैं, है ना। ये आपके पहले टॉपिक पंक्ति बैठक व्यवस्था के टॉप 20 सवाल हो चुके हैं। अब हम लोग इसी के आगे सेकंड टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि हमारा होगा वृत्ति बैठक व्यवस्था। ये हम लोगों ने पंक्ति बैठक व्यवस्था के टॉप 20 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में वृत्ति बैठक व्यवस्था के 10 सवाल लेकर आएंगे और उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज फिर इतना ही रखो। ओके, थैंक यू।